ठीक है। विधि बेटा, तू मुझे कल वो तेरी टेस्ट नोटबुक मुझे अपनी सबमिट कर देना स्कूल में, ठीक है? एक सेपरेट बना ले बेटा, तो आपसे सारे टेस्ट मुझे मालूम है, ऑनलाइन भेजा तूने, फोटो भेजे हैं। और एक आप एक सेपरेट नोटबुक बना ले इसके लिए, तो फिर मुझे वो सीधा स्कूल में सबमिट कर देंगे, ठीक है ना? और अब देखो बेटा, अब आज हम जो टॉपिक पढ़े इसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना? इसमें हमने रे डायग्राम, फिर और बताओ, रे डायग्राम पढ़े, मिरर के बारे में पढ़ा, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, राइट? ये सब डिस्कस किया। अब इसी जो हमने रिफ्लेक्शन में किया है वही हम रिफ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है? तो पहले रिफ्लेक्शन का मीनिंग सीखेंगे, फिर भाई वहां पे मिरर था, यहाँ पे लेंस होगा, ठीक है? वही रे डायग्राम होंगे। तो लगभग सब चीजें सेम ही चलने वाली है। जब अपन कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम पे आएंगे, आप देखोगे बहुत कुछ मैच कर रहा होगा, ठीक है? अब पहले तो ये वर्ड जो है रिफ्रैक्शन, इसका मीनिंग समझो। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है समझो। रिफ्लेक्ट देखो, रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक ओपेक, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके आपको आर पार ना दिखे। तब क्या होता है, तब जब लाइट उस चीज के टकराती है, हमारे केस में वो होता है मिरर, है ना? हमें उसके आर पार दिखता नहीं, ठीक है? तो जब किसी लाइट किसी मिरर के या किसी रिफ्लेक्टिंग या किसी ओपेक चीज पे टकराती है, तो देखो व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्शन, कि मान लो कि लाइट हवा से आई, तो टकराने के बाद में वापस से हवा में ही मुड़ जाती है। मतलब मीडियम एयर से एयर में ही थी इंसिडेंट रे भी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कहाँ पे है, एयर में ही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे से आगे कांच रख दूं मेरे हाथ पे, और मैं से एक लाइट मान लेजर लाइट, तो वो आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे भी, जो लाइट यू टकराती है और टकरा के यू मुड़ जाती है। जो लाइट आ रही है वो भी एयर में ही है, और जो निकली टकरा के वो भी एयर में ही है। मीन्स रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, जो एयर में है वो एयर में ही रहेगा। अब देखो, आप इमेजिन करो कि हम इस सरफेस को, ये मिरर है इसके पीछे पॉलिश की हुई है, उसको हटा दें। तो अब देखो उसी चीज को यहां समझते हैं। ये एक मिरर था जिसके पीछे जो पॉलिश है वो हटा दो। अब समझो, अब क्या होगा कि वो एक नॉर्मल ग्लास बन जाएगा मिरर, और यहाँ के ना एक नॉर्मल कांच बन जाएगा। अब क्या होगा, अब जब लाइट, ये एयर है, हवा है, अब जब लाइट हवा से उस मिरर को टच करेगी, तब वो लाइट मुड़ेगी नहीं, तब वो लाइट उस कांच के आर पार निकल जाएगी। तो अब क्या होता है, इस कंडीशन क्या हुआ, इंसिडेंट रे का मीडियम क्या है, एयर, और जो लाइट अंदर गई है उसका मीडियम क्या है, कांच, ग्लास। सही बात है? अरे हाँ के ना, सही बात है। ये सामने पानी है, आप खड़े हो, आपके हाथ में टॉर्च है, आपने पानी में टॉर्च की, तो मान लो कि पानी का लेवल यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो लाइट एयर में चल रही है, उसके बाद में लाइट वाटर में चल रही है। अरे हाँ के ना? तो यहाँ क्या हो रहा है, पानी लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, हवा से पानी में जा रही है। अगर कांच है तो हवा से कांच में जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं? और जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, ठीक है, तब वो रिफ्रैक्शन दिखाती है। रिफ्लेक्शन कब दिखाती है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करती, हवा से आई हवा में गई, सेम मीडियम रहता है रिफ्लेक्शन में। यहाँ क्या होगा, उसका मीडियम चेंज होगा, हवा से पानी, हवा से कांच। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑलरेडी पानी के अंदर ही बैठा हो, समझो मैं पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, और मेरे हाथ से पानी के अंदर टॉर्च है, अब मैं वहां चालू करूँ, तो इसमें क्या होगा, जो इंसिडेंट रे होगी वो पानी के अंदर होगी, और जो बाहर निकलेगी वो हवा में होगी। यस और नो? तो कुछ भी हो सकता है। ओके, बात समझ में आएगी? जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, तब वो कौन सा फिनोमिनन शो करती है, रिफ्रैक्शन। तो जब भी अब वर्ड आएगा रिफ्लेक्शन, आप ये समझ जाना कि मीडियम चेंज हो रहा है। या तो लाइट पानी से केरोसिन में जा रही है, केरोसिन से ग्लास में, केरोसिन इज लिक्विड, ठीक है, पेट्रोल से डीजल, दो अलग अलग मीडियम हो गए। कोई भी दो मीडियम, मीडियम कैन भी, देखो ज्यादातर क्या होगा, ज्यादातर हम पहला वाला मीडियम को एयर लेते हैं,
क्योंकि नॉर्मल चीजें हमारे तो एयर बहुत सारी होती है, राइट है। वैसे जरूरी नहीं कि हर बार एयर ही हो। यहाँ तक पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर पेट्रोल भरा हुआ है। अरे भाई यहाँ के ना इमेजिन करो, अरे यहाँ के ना यहाँ तक पानी भरा हुआ है, उसको पेट्रोल है। अब मैंने लाइट मारी पानी से, तो इंसिडेंट पानी में, और जो बाहर निकली वो कहाँ पे है, पेट्रोल में। मीडियम चेंज होना चाहिए। जब भी मीडियम चेंज होगा, लाइट कौन सा फिनोमेना शो करेगी, रिफ्लेक्शन। तो जब भी ये वर्ड सुनो तो समझ जाओ कि लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। पहली बात तो ये। पर सर होता क्या है रिफ्लेक्शन में, ये कैसे अलग है रिफ्लेक्शन से? तो पहले फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया। इन रिफ्लेक्शन मीडियम नॉट चेंज, इन रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज। ये फ्लैक है, ये फ्रैक है, आर का डिफरेंस। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमको मिरर चाहिए, यहाँ पे हमको मिरर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको दो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। अरे हाँ के ना, कैसे चाहिए? पानी ट्रांसपेरेंट ही होता है, दिखता है उसके आर पर। और यहाँ के ना, कांच ट्रांसपेरेंट ही होता है, मिरर नहीं, अपना नॉर्मल ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है। तो हमें दो ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए जिसमें से लाइट आर पार हो सके। अभी ये सुनो, दीवार के लाइट आर पार नहीं हो सकती। अरे भाई बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। तो अगर हमारे पास में दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और जब लाइट एक मीडियम से जाएगी दूसरे मीडियम में, तब वो जो फिनोमिनन शो करेगी उसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो होता क्या है इसमें, उसको समझते हैं। अब देखो, उससे पहले मैं तुमको है ना कुछ ये समझाता। तो एक बात तो समझ गया आप कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा, हमारे पास में दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। ठीक है। अब ये सब चीज जुड़ी हुई है स्पीड ऑफ लाइट। देखो बेटा, जो लाइट की स्पीड है, जिसका सिंबल होता है सी, सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। ये एक बहुत ही खास नंबर है, इसलिए इसको अलग से सिंबल दे दिया गया। ट्रक की स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड, उसके लिए नॉर्मल साइन है, कौन सा, एस वाला, स्पीड फॉर एस, फिजिक्स में। पर फिजिक्स में लाइट की स्पीड के लिए अलग से सिंबल दे दिया गया, सी। क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से कोई चीज तेज नहीं चल सकती, ऐसा आइंस्टाइन ने प्रूव किया। अब जो लाइट की स्पीड है, हम बात कर रहे हैं वैक्यूम में, किसमें बात कर रहे हैं, वैक्यूम में। ओके, अलग अलग मीडियम होता है। हो सकता है कि लाइट हवा में चल रही है, एयर अलग मीडियम है, पानी अलग मीडियम है, केरोसिन अलग मीडियम है, कांच अलग मीडियम है, जैसे वैक्यूम अलग मीडियम है। वैक्यूम क्या है, वो हमारा स्पेस, एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम। लाइट अलग, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है पहले वो देखो। इन वैक्यूम लाइट की स्पीड को लिखते हैं सी से, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो आंसर आता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है ना। थोड़ा इमेजिन करो इसको, व्हाट इज 1 सेकेंड, कितना हो सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर। और समझाता हूं, लाइट एक सेकेंड में अर्थ के 7 चक्कर लगा, अर्थ के 7 चक्कर लगा, इतनी स्पीड है उसके पास में। बात समझ में आई? तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? सन जो हमसे करोड़ों 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 किलोमीटर दूर है, उससे लाइट को अर्थ तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं। हमने पढ़ा होगा ये। और वो कितना दूर है, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है। हमने कभी, आप डिस्टेंस देखना कैसे पढ़ गए, इट्स अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस। फिर भी वो डिस्टेंस लाइट सिर्फ मात्र और मात्र 8 मिनट का होकर लेती है। मून हमसे लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर है, इसलिए मून पे आप लाइट लगोगे ना तो एक सेकंड में मून को बच जाती है। खट मून पे, खट वापस, खट मून पे, खट वापस। बात समझ में आई? तो लाइट की स्पीड इतनी तेज है। पर लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। इसका लाइट अगर पानी में चलती है तो उसकी स्पीड अलग होती है, ग्लास की मीडियम अलग है। अरे हाँ के ना। अब ये खाली वैक्यूम क्या है, खाली रोड की तरह है। आप अकेले चला रहे हो, पूरा रोड खाली है, लेके जाओ मैक्सिमम जितना काटा जा सकता है। पर जब ट्रैफिक आएगा तब, तो जब आप पानी लेके आ, मान लो पानी आ गया रास्ते में, अब पानी के अंदर उसके पार्टिकल्स है, तो उसके रास्ते में रुकावट आएगी या नहीं आएगी? अब जैसा आप मटेरियल लेके आओगे वैसी रुकावट। अगर मान लो कि सड़क जो है
ठीक है। मान लो कि कोई अपने, इफ यू गो टू द रोड ड्यूरिंग ऑफिस आवर, कैसा होता है, भीड़ भाड़ होती है। पर आप नॉर्मल जाओगे दोपहर में तो भीड़ भाड़ कम होती है। तो अलग अलग मीडियम में रुकावट अलग अलग आती है। अरे यस और नो, ग्लास अलग है, केरोसिन अलग पार्टिकल से बना है, ठीक है, डायमंड अलग पार्टिकल से बना है, वाटर अलग पार्टिकल से बना है, H2O वाले पार्टिकल, राइट है, वाटर के। तो क्योंकि अलग अलग मीडियम है, उनके पार्टिकल अलग अलग है, उनमें आने वाली रुकावटें अलग अलग है, इसीलिए क्या होता है, लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। पहली बात तो ये बात समझ में आई। तो लाइट की जो स्पीड है इन डिफरेंट मीडियम, लाइट की जो स्पीड है वो कैसी है, डिफरेंट। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास में एक तरफ तो पानी पड़ा है, एक तरफ केरोसिन पड़ा है, दोनों अलग अलग मीडियम है और दोनों अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड सेम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई आपको अगर ये बोले कि दो मीडियम है और दोनों में लाइट की स्पीड सेम है, तो आप समझो दोनों मीडियम सेम ही है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। अरे हाँ के ना, बस समझ में आई। तो दो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अब दो टर्म्स आएंगे यहाँ पे, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। और अच्छे से बोले तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। पर अपनी बार बार ऑप्टिकली वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब से अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। ठीक है। अब ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम कैसे पहचानते हैं, ठीक है, तो इसको पहचानते हैं लाइट की स्पीड को देख। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो, एक मीडियम ए है, एक कैन बी एनी मीडियम, वो पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है। एक मीडियम ए है और एक मीडियम कौन सा है, बी। मान लो कि ए मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड है 120, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए, सच में ऐसा नहीं होता है, 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बी में उसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, लाइट एक सेकेंड में, जब लाइट ए के अंदर चलती है, ए मान लो कि पूरा रूम में भरा हुआ है एक मीडियम है और लाइट इसमें चल रही है, तो लाइट की स्पीड कितनी है, वो एक सेकंड में चलती है 120 मीटर, ठीक है। बी मीडियम है, बगल वाले रूम में बी मीडियम है, उसमें भी लाइट चल रही है, उसमें कितनी स्पीड लाइट की, तो लाइट तेज कहाँ चल रही है, तो बी में रुकावट कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, सीधी सी बात है। अरे हाँ के ना, समझो, लाइट की, देखो, लाइट की स्पीड जिस मीडियम में कम होती है उसे बोलते हैं, वो मीडियम डेंसर मीडियम है। क्या है, अच्छा एक मिनट, डेंसर और रेयर, उससे पहले समझो, डेंसर और रेयर ये कंपैरेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। मतलब मैं ऐसा बोलूं, मैं लंबा हूं, इसका कोई अर्थ नहीं है ना, मैं क्या लंबा, अभी ध्यान मेरे पास खड़ा हो तो मैं छोटा हूं, ये लंबा छोटा ये कंपैरेटिव टर्म्स है, कोई चाहिए कंपेयर करने के लिए। अरे हाँ क्या ना, मैं होशियार हूं, तो बेटा ये तो ये क्लास में जिसका रैंक 40 बच्चों में से मान लो कि 35 आया, वो बोलेगा मैं होशियार हूँ, किससे, जिसका रैंक 36 आया उससे, तो कंपेरेटिव हुआ ना, होशियार। अरे यस और नो, टॉपर भी कंपेरेटिव है। क्लास में देखोगे सेक्शन में तो कोई अलग टॉपर, ओवरऑल पूरी क्लास का देखोगे तो अलग टॉपर निकलता है, पूरे देखो स्टेट का तो अलग टॉपर निकलता है। तो ये भी कंपेरेटिव टर्म्स है, कोई चाहिए कंपेयर करने के लिए, लंबा, मोटा, पतला। मैं मोटा हूँ क्योंकि मुझसे सुकड़ आएगा तो मैं मोटा हूँ उससे, और मैं पतला हूँ क्योंकि मुझसे आएगा हिडम्बा जैसा आएगा तो। अरे यस और नो, अपनी ये वाली हिडम्बा नहीं, तो एक्सेप्शन है, खाती वाती भी नहीं होती, दो चावल, दो दाने चावल खाती है बस, ऐसे होती है, पेट भर गया है कि नहीं हिडम्बा, नहीं। अब सुन ध्यान से, तो सुनो, ये जो डेंसर मीडियम, ये रेयरर, कोई भी मीडियम अपने आप में परमानेंट डेंसर नहीं होता है, मैं परमानेंट में लंबा हूं, ऐसा नहीं होता है, कुछ चाहिए, अरे हाँ के ना। तो कोई भी मीडियम अपने आप में परमानेंट डेंसर नहीं होता। जब भी आपको देखना है कि कोई मीडियम रेयर है कि डेंसर है, तो आपको दो मीडियम चाहिए, फिर देख लो, जिस मीडियम दोनों में से जिसकी जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम वो डेंसर, और जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयर। दो आपको मिल चाहिए, अकेला कोई नहीं होगा। तो देखो अब हमारे पास दो मीडियम है, ए और बी, किसके अंदर लाइट की स्पीड कम है, ए के अंदर में, वहां भीड़ भाड़ ज्यादा है,
भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ क्या बोलते हैं अपन, डेंस, आपने पढ़ा इंग्लिश में होगा डेंस, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, भीड़ भाड़ वाला फॉरेस्ट है। अरे हाँ के ना, ऐसे समझो। तो याद कैसे रखोगे, लाइट की स्पीड कम, कम मतलब भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ मतलब स्पीड कम होगी, अरे हाँ के ना, भीड़ भाड़ मतलब डेंस। एक नई तरीका होता है याद करने का। तो जब भी लाइट की स्पीड कम है मतलब भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ मतलब क्या मतलब होता है इंग्लिश में, डेंस, डेंसर मीडियम। तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, रेयरर मीडियम, अरे हाँ के ना। अरे यस और नो, अरे बोलो यार, अरे हाँ के ना, क्लियर है, ठीक। अब मैं लेके आता हूँ मीडियम सी, उसके अंदर लाइट की स्पीड ध्यान देखना, उसके अंदर लाइट की स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड। हम जब भी डेंसर और रेयरर बोलेंगे तो हम हमेशा दो मीडियम को साथ में लेके बोलते हैं, अरे हाँ के ना। अब मैं बोलूं, बताओ बी रेयर है कि डेंसर है, सॉरी ए जो है ए, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं डी 600 मीटर पर सेकेंड, ई 50 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बोलूं कि ए डेंसर है कि रेयरर है, ये कंपेयर करते हैं। देखो अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं तो ए क्या है, डेंसर, बी क्या है, रेयरर। पर अगर मैं ए और ई को कंपेयर करूं तो मैं देख रहा हूं कि ई के अंदर स्पीड कम है, उल्टा। तो स्पीड कम तो भीड़ में ज्यादा, भीड़ में ज्यादा तो डेंस, डेंस मतलब ए और ई में ई डेंसर है, अरे हाँ के ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे यस और नो। वो वाली बात है ना, मेरे पास में अगर ध्यान खड़ा तो मैं छोटा हूँ, और मेरे पास में अगर ये सैम खड़ा तो मैं लंबा हूँ। तो मैं परमानेंट लंबा नहीं हूँ, मैं परमानेंट छोटा नहीं हूँ, डिपेंड आप किससे कंपेयर कर रहे हो। तो वैसे ही ए परमानेंट डेंसर नहीं है, ए कैन बी रेयर ऑल्सो, ए कैन बी डेंसर ऑल्सो, इट डिपेंड विथ whom यू आर कंपेयरिंग इट। अब समझते बी को, क्या बी परमानेंट रेयर है, नहीं। अब अगर मैं बी और ए को कंपेयर करूं तो बी रेयर है, पर अगर मैं बी और डी को कंपेयर करूं तो बेटा बी के अंदर क्या लाइट की स्पीड है, 500, डी के अंदर लाइट की स्पीड क्या है बेटा, 600, अरे आगे ना। अब बताओ, अब बी के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा के कम, डी के मुकाबले, डी के मुकाबले कम, इसका मतलब बी के अंदर ज्यादा भीड़ भाड़ है, डी के मुकाबले, भीड़ भाड़ मतलब डेंस, तो बी डी के मुकाबले डेंसर मीडियम है, अरे हाँ के ना। पर बी क्या है, रेयर और मीडियम है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना। तो आपको ये रेयर और डेंसर मीडियम समझ में आ गया अंतर, ओके। तो मैं बोलूं एक मीडियम है रेनिश, दूसरा मीडियम है जेनिश, ये डेंसर है वो रेयर है, ये डेंसर है वो रेयर है, तो किसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जेनिस के अंदर, वो रेयर है, रेयर मतलब कम भीड़ भाड़, कम भीड़, कम भीड़ भाड़ मतलब ज्यादा स्पीड, ऐसे यार मैंने एक तरीका बनाया है याद रखने का। अरे हाँ के ना, सच में रेयर डेंस का लेना भीड़ भाड़ से नहीं होता, वो आप बड़े को पढ़ोगे क्या, अंदर क्या हो रहा है वो बाद में पढ़ोगे, हायर ग्रेड फिर कोई अलग थ्योरी चाहिए। अब इसे आप याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, भीड़ भाड़ ज्यादा स्पीड कम, भीड़ भाड़ कम स्पीड ज्यादा, ऐसा करना। तो आप समझो रेयर और डेंसर का मीनिंग समझ में आ गया। अब ये क्यों समझे अपन, ये इसलिए समझ जरूरी है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से जाएगी दूसरे मीडियम में, दोनों मीडियम अलग अलग होंगे। अब दो मीडियम है तो एक क्या होगा, रेयरर, एक क्या होगा, डेंसर। अब दो तरीके हैं, या तो लाइट हवा से ग्लास कांच में जाए, या कांच से हवा में जाए, अरे बोलो। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो लाइट रेयर से डेंस में जाए या डेंस से रेयर में जाए, दोनों समय अलग अलग घटनाएं घटती, अरे बोलो, अरे हाँ के ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, पक्का, डन, ठीक है। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन को, अब ये डेंसर रेयर माइंड में आ गया, ठीक। चलो अब समझते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है। एक तो ये समझा कि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होगा, है ना, उसमें क्या होता था, मीडियम से चेंज होता था, वो क्या लाइट टकरा के ये वापस मुड़ जाती थी, अरे यहाँ के ना, वहां पे मिरर चाहिए, ऑपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, आर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चाहिए, लाइट आर पार भेजनी है जान बूझ के, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको ये फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बेटा विधि समझ में आ रहा है, ये फोटो दिख रहा है, ओके फाइन। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करो, सबसे पहले एयर और ग्लास, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास,
ऑब्वियसली हवा कितना एम्प्टी स्पेस है, तो बहुत कम रुकावट आती होगी। कांच में थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो फीलिंग भी आता है, समझो। फिर उसको साइलेंट कर दो। अब देखो बेटा, तो हवा रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो, मैंने यहां से टॉर्च मारी, अब जो लाइट आ रही है वो क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे, वो की वो बात है। लाइट, ये हवा और ये कांच है, ये यहाँ से कांच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये ब्लैक लाइन, यहाँ से कांच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब लाइट आके यहाँ कांच की अथड़ आई, जिस पॉइंट पे टच हुई, क्या ड्रॉ करेंगे? एक 90 डिग्री की लाइन, क्या बोलते हैं उसे? नॉर्मल। वो सब कुछ सेम ही है। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ में एक एंगल बनाती है, इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ गए? अब देखो, अब समझो, अगर ये कांच नहीं होता तो ये लाइट सीधा का सीधा बिना अपना रास्ता चेंज किए निकल जाती। अरे हाँ के ना? सही है। होना तो यही चाहिए, लाइट निकल जानी चाहिए। पर होता क्या है, क्योंकि लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, और जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, अच्छा मुझे बताओ, ये लाइट टेढ़ी गिर रही है कांच पे कि सीधी गिर रही है? सो व्हेन वी से सीधी, सीधी मतलब परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर गिर रही है कि टेढ़ी गिर रही है? टेढ़ी मतलब ऑब्लिकली, टेढ़ी मतलब टेढ़ी मतलब ऑब्लिकली। अरे हाँ क्या ना? जब भी लाइट टेढ़ी गिरती है, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द ट्रू मीडियम, एट दैट पॉइंट लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे तिरछी, टेढ़ी, ऑब्लिकली, तब उस लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। होना चाहिए था ये, और डायरेक्शन कुछ और होगा। अब देखो, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी। या तो ये लाइट, समझो बेटा, या देखो होना क्या चाहिए, जाना ऐसे चाहिए, राइट है, ऐसे जाना चाहिए। अरे हाँ क्या ना? इसके जाना ऐसे चाहिए, सीधा। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये नॉर्मल है, या तो ये नॉर्मल के नजदीक आ जाए तो डायरेक्शन चेंज होगा। अरे हाँ क्या ना? या ये नॉर्मल से दूर चला जाए, ये नॉर्मल, या तो इससे दूर भाग जाए, या नॉर्मल के नजदीक आ जाए। दो पॉसिबिलिटी है। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ क्या ना? अब सुनना इसे। तो जब भी लाइट एक मीडियम से जाती है दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंज। पहली बात तो ये। नाउ, लाइट नॉर्मल की तरफ जाएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, ये डिपेंड करता है कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेयर में जा रही है। अब सुनो, क्योंकि अब ध्यान सुनना, अब रूल समझो। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और जब भी लाइट डेंसर से रेयर की हो जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप यहां देखो, ये एयर है, ये ग्लास, एयर रेयर है, ग्लास डेंसर है। रेयर से डेंसर कहा जाएगी? नॉर्मल की तरफ। तो देखो बेटा, लाइट को जाना था ऐसा, ये इसका डायरेक्शन है ओरिजिनल, यहां जाना चाहिए था इसको, तो ये सच में कहा गया इधर। ऐसा नहीं लग रहा जैसे नॉर्मल की तरफ भाग के आना चाहता है? अरे यस और नो? अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? तो जब भी लाइट ऑब्लिकली गिरती है सरफेस पे, जब वो मीडियम चेंज करती है, अगर वो रेयर से डेंस में जा रही है तो वो लाइट क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? अब जो ये जो देखो बेटा, अब ये जो लाइट निकल रही है यहां से, ये कहलाती है
जैसे कि ये कहलाता है इंसिडेंट रे, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं, ये डायरेक्शन ओरिजिनल था, हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल की तरफ भाग के आ गया, आगे ना। अब समझो, तो दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, आगे ना, ये नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, यहाँ के ना। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे? और हमको साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है थोड़ा सा। अरे यस और नो? अरे भाई दिख ही रहा है ना, क्या नहीं दिख रहा है? राइट और रॉन्ग? ठीक है। हाँ, वहां क्या हुआ था, वहां पे तो एंगल है इक्वल है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो हमने क्या सीखा, जब भी लाइट रेयर से डेंस में जाएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो सर अगर लाइट कांच से हवा में जाए तो क्या होगा? तो देखो ये होगा, बताता हूँ, देखो दिखाता हूँ। सपोज करो कि यहां से हम टॉर्च मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं? एक लेजर लाइट है, ठीक है, और ये लाइट गिरी कांच से जा रही, ये हो गया इंसिडेंट रे, कोई दिक्कत? आई आर, समझ गए? अब जहां पे वो टकराएगी वहां क्या बनाएंगे अपन? नॉर्मल बनाओ। अरे हाँ क्या ना, नॉर्मल। अब इस लाइट को, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस लाइट को ओरिजिनली क्या जाना चाहिए? इस डायरेक्शन में, ओरिजिनली, राइट है। पर क्या ऐसा होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि लाइट ऑब्लिकली अपना मीडियम चेंज कर रही है, कांच से एयर में जा रही है, तो क्या तो क्या कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो वो नॉर्मल की तरफ भागे या नॉर्मल से दूर भागे। अब यहां क्या हो रहा है, यहां लाइट कांच से जा रही है हवा में, कांच ऑप्टिकली डेंसर है, ये रेयर है, तो लाइट जा रही है डेंस से रेयर, और जब लाइट जाती है डेंस से रेयर क्या होता है? बेंड अवे। ऐसा लगे कि नॉर्मल से दूर भाग रही है, मतलब लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, पर एक्चुअल में वो इधर होगी, थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। देखो ऐसी बेंड नहीं आ रही है जैसे ये इससे दूर भाग रहा है। अरे हाँ क्या ना, राइट और रॉन्ग? तो एक्चुअल में क्या होगा, जाना चाहिए था ऐसे, पर लाइट सच में ऐसे मुड़ जाएगी। फीलिंग कैसा आता है, जैसे नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो व्हेन लाइट एंड गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे हाँ क्या ना, अब ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, और ये इनके बीच का एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना, क्लियर है? समझ गए? तो नाउ टेल मी व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सर रिफ्लेक्शन इज अ phenomenon in which light goes from one transparent medium to other transparent medium, and when it falls obliquely it changes its direction. Okay, either it will move towards the normal or it will move away from the normal depending upon the rare to dense or denser to vain. अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? इतना क्लियर है? डन। देखो, अब लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो उसको है ना कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, पता है? वहां दो लॉ पढ़े थे, यहाँ भी दो लॉ। अब उसका सेकंड वाला लॉ और इसका फर्स्ट वाला लॉ सेम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो दोनों में कॉमन है लॉ। ठीक है, वहां पे क्या था, एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल होते हैं, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट और रॉन्ग? तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर वो तो इक्वल नहीं होते, पर एंगल आई का साइन थीटा और एंगल आर का साइन थीटा उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। अभी साइन थीटा क्या होता है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना मान लो, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि हम किसी भी एंगल के आगे, ये एंगल है ठीक है, इसके आगे अगर साइन लगाते हैं तो उसकी एक वैल्यू आती है, एक नंबर आता है, वो नंबर कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, वो अपन मैथ में समझेंगे चैप्टर 8 में। बात समझ में? अभी से जाना, एक वैल्यू है साइन, एक नंबर है। अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो। तो अगर आप आई की वैल्यू 30 पुट करोगे
तो मैं बढ़ाऊंगा मैथ्स में, वो 1/2 आएगा। अगर आप साइन की वैल्यू जो है वो 45 पुट करोगे तो 1/√2 आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आता है। अगर आप साइन की वैल्यू पुट 60 पुट करते हो तो √3/2 आता है। समझ गए? अगर आप ये वैल्यू 90 पुट करते हो तो कितना आता है? 1 आता है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू इसका आंसर अलग अलग आएगा। एक नंबर है इसका आंसर बेसिकली। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे यस और नो? ठीक है, अभी आपको याद भी रखना है, डोंट वरी। बस आप ये समझो कि साइन एक नंबर, साइन एक, ठीक है। अच्छा, अब जो रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, ठीक है, जिसका फर्स्ट लॉ है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी क्या है इसमें, क्या इसमें खास खास बात क्या है? देखो, खास बात ये है, समझो, अगर मैं एंगल आई का साइन लू तो एक नंबर आएगा। फिर अगर मैं एंगल आर का भी साइन थीटा लू तो उसका ही नंबर आएगा। ये दो नंबर है बेसिकली, ठीक है। अब इन दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो अगेन एक नया नंबर आएगा। भाई दो नंबर डिवाइड कर तो नया नंबर आता कि नहीं आता है मैथ्स में? अरे बोलो ना यार, ठीक है। ओके, वो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है दो मीडियम के लिए। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब समझा? देखो, ये देखो बेटा, अब आप समझो, इस बार मैंने लाइट कहां से भेजी बेटा? यहां से भी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एंगल आई की वैल्यू 30, कितनी है? 30। एक एग्जाम्पल देना, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है? 30। आर की वैल्यू लेते हैं 50, बड़ा दिखना है, सही है। अब अगर मैं आई की वैल्यू चेंज कर दूं तो, अगर मैं अब इसी लेजर लाइट को थोड़ा सा अगर ऐसे गिराऊं तो क्या होगा सर? ये नॉर्मल है, अरे आके ना। अब मैं थोड़ा सा ऐसे गिराता हूं, मेरी मर्जी में कुछ भी एंगल रखो। अरे यस और नो? अब मान लो कि ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो कि अभी 30 से कम हो जाएगा ना, लेट से 10 डिग्री। तो अब सर सीधी सी बात है, जब लाइट जाती है डेंसर से रेयर तो नॉर्मल से दूर, तो थोड़ा मैंने दूर बना। तो अगर एंगल आई की वैल्यू अलग है तो एंगल आर की वैल्यू भी अलग आएगी। वहां आई थी 50, यहाँ पे ले लेते हैं सपोज करो 40 ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अब स्नेल्स लॉ ये बोलता है, भले ही देखो इसका मतलब हर आई के लिए एक आर होता है। अरे हाँ के ना? सही है। तो आई अगर 30 है तो उसका आर 40 है मान लो, आई अगर 30 है तो उसका आर 50 है। तो हर एक आई की वैल्यू के लिए हर एक आर की वैल्यू होगी, सीधी सी बात है। अरे बोलो, राइट है। अब स्नेल्स ये उसने ये देखा कि भले ही आई और आर कुछ भी हो, अब देखो इस केस में अगर मैं ऐसे लिखूं साइन आई और साइन आर, तो आई की जगह कितना आएगा? 30। कितना आएगा आर की जगह? 50। अब अगेन ये दो नंबर है, मान लो कि इन दो नंबर को डिवाइड करने पे सपोज करो कि, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सपोज करो कि 3 आया, कितना आया? 3। तो अगर आप, सर यहां भी तो लाइट कांच से हवा में जा रही है। अब मैं इसका, ये एंगल आई है, अरे हाँ क्या ना, और ये एंगल आ रहा है, तो मैं इसका भी साइन आई और साइन आर निकालता हूं। अब मैं अगर साइन आई, आई मतलब 10 इस केस में, और साइन आर, आर मतलब कितना? 40 करता हूं, आगे तो दो नए नंबर होंगे, कुछ नए नंबर होंगे। इनको डिवाइड करने पे तो आंसर 3 ही आएगा। ये इनको डिवाइड करने पे कभी आंसर चेंज नहीं होगा। कुछ भी वैल्यू हो आई और आर की, वेदर इट इज 10, 40, 30, 50, कुछ भी वैल्यू हो, उनको डिवाइड करने पे हमेशा आंसर सेम आएगा, कांस्टेंट। बस होता ही तो है, इसमें चौक क्या रहे? 8/2 कितना आंसर आया? 4। 12/3 कितना कितना आंसर आया? 20/5 कितना आंसर आया? वैल्यू कैन चेंज, उनको कट करने पे तो आंसर सेम आ ही सकता है ना, डिवाइड करने पे। अरे हाँ के ना? और यही बात स्नेल से देखी कि रिफ्रैक्शन में हर एक आई के लिए उसका एक आर होता है। आप इसका साइन निकालो,
इसका साइन निकालो, वो आपको निकालने की चिंता नहीं करनी। वो निकाला, दो नए नंबर मिले, उनको डिवाइड करो, मान लो कि 3 आया। अब आप कोई भी आई ले लो, उसका आर होगा, उसका साइन आई और साइन आर निकालो, वो भी 3 आएगा, क्योंकि मीडियम सेम रखा है आपने। अब मान लो कि आपने इस बार आई को 45 किया, तो कुछ और आएगा, उसका भी साइन आई और साइन आर को डिवाइड करोगे तब भी 3 आएगा। मतलब साइन किसी भी दो मीडियम के लिए, सेम मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर, आई और आर की कुछ भी वैल्यू हो, डिवाइड करने में आंसर कैसा आएगा? सेम कांस्टेंट। इसको समझने के लिए आप ये अपने माइंड में रखो कि वैल्यू चेंज हो सकती है पर आंसर सेम आ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड, रेशियो मतलब डिवाइड करना, so the ratio of sine of I angle I and sine of angle R is always constant, वो कभी चेंज नहीं होता। यहां तक कोई डाउट है? बेटा विधि समझ में आया? सैम, गौड़ी, जैनिश, डन। अब देखो, तो ये पहला लॉ स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फर्स्ट टू सेम मीडियम। हाँ, अगर मैं यहाँ मीडियम को हवा की जगह पानी कर दूं, ग्लास और पानी, हाँ, तो उनके लिए अलग अलग मीडियम के लिए अलग आएगा। मान लो कि कांच और पानी के लिए अगर इसकी वैल्यू 5 आई तो हर बार कितनी आएगी? 5 ही आएगी। अरे बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? हवा और ग्लास के लिए कितनी वैल्यू आ रही है? मान लो कि 3, तो मैं कुछ भी कर दूं एंगल आई हवा और पानी में, वैल्यू 3 आएगी उसकी। अगर मैं हवा की जगह पानी लेके आ जाऊं तो ऑब्वियसली वैल्यू अलग आएगी इससे, मान लो कि 5 आई, यहाँ 10 आई, तो फिर ग्लास और पानी में मैं कुछ भी एंटर कर दूं, वो वैल्यू 10 ही आएगी या 5 ही आएगी, जो उसकी फिक्स वैल्यू है। मतलब ये वाली वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। बात समझ में आएगी नहीं? अरे हाँ के ना, क्लियर है एकदम? ठीक है, ये स्नेल्स लॉ फर्स्ट हो गया, वो तो फिर जानते ही हैं तीनों किसमें आती है? सेम प्लेन में। तो ये दो हो गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, ये डेली लाइफ में हमको दिखता कहां पे है? अब मैं आपको एक बहुत ही विचित्र चीज बताता हूँ। आप जानते हो आपको मैं अभी यहाँ क्यों दिखाई दे रहा हूँ? यार खड़े हो? नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखाई दे रहा हूं क्योंकि आपकी आंखों में लाइट है ना, यहां से आ रही है। मतलब ये सपोज करो कि वो ट्यूबलाइट से लाइट यहाँ आती, मेरे पर गिरती। अब मैं क्या करूं? अब मैं उस लाइट को अभी क्या करूंगा, वो टकरा के यू जा रही है, तो चाहत की आंखों में लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, उसको मैं यहां दिख रहा हूं। यू हैव टू ट्रेस द लाइट बैक। ठीक है, जेनिस की आंखों में लाइट इस डायरेक्शन जा रही है, तो उसने वो ट्रेस करेगी, उसकी आंखें तो मैं उसमें दिखा देता हूं। इसकी आंखों में लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको मैं इस तरफ दिखाई दे रहा हूँ, इस तरफ, ऐसे वहां से यूं दिखाई दे रहा हूँ। अब इमेजिन करो कि लाइट ऐसे आए, आपकी सबकी जो आंखों में लाइट आ रही है वो मैं सेम रख रहा हूँ, पर जो आंशी की आंखों में लाइट जा रही है मुझसे टकरा के, अभी वो जा तो यूं ही है, पर मैंने उसको पकड़ा। इमेजिन करो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको मैं यूं ऊपर करके और ऊपर से नीचे लेके आया यूं। अब आंशी की आंखों में लाइट कहां से आ रही है? ऊपर से, मैं उसको ऊपर दिखाई, भले मैं यहाँ करूँ। इट डजंट मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग, आपके ब्रेन को इससे कोई मतलब नहीं। आपके ब्रेन को सिर्फ लाइट का पीछा करना है, कि लाइट को ट्रेस करो, पीछे कहाँ है वो मोबाइल करनी है। और ऐसा डेली होता है आपके साथ में, आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया? ठीक है, आपने ये चीज बहुत बार देखी होगी। देखिए पेंसिल, देखा है कि नहीं देखा है? अब देखो बच्चे, अब आप यहाँ देखो, आप नोटिस करो क्या
हम जब पेंसिल को डालते हैं पानी में तो यहाँ से पानी स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से पानी की बाउंड्री स्टार्ट होती है। आगे बेटा विधि आवाज आ रही है? अब बच्चे ध्यान समझना, ठीक है, इस चीज को अब ध्यान से समझना। आप देखो बच्चे, यहां पे आप नोटिस करना कि घटनाएं कैसे घट रही है। देखो, ये ग्लास है, ये पेंसिल है। हम जानते हैं बेटा पेंसिल को सच में मोड़ ली जाती है, एक्चुअल में पेंसिल तो अभी भी वही है। ये आपको दिख रहा है? पानी यहां से स्टार्ट हो गया, हमें लगता है ऐसा कि पेंसिल टूट के पीछे हट गई, मुझे लगता है ना। बहुत बार देख चौक क्या रहे हो यार, घर पे देखा ही होगा बहुत बार, ये कॉमन एक्सपेरिमेंट है, बचपन में खूब किया हुआ है। अरे हाँ के ना, क्यों हो रहा है ये? एक्चुअल में तो लाइट पेंसिल इधर ही है, आंशी को यहाँ पे हवा दिखाई देगी अगर मैं लाइट को ऊपर से लेके जाऊं तो। आंशी को यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, अभी कुछ दिख रहा है, ये दिखाई देगा, और आपको मैं दिखाई दूंगा। वो बोलेगी तुम गौड़े, तुम बोलोगे तू गौड़ी। कौन गौड़ा गौड़ी? कोई गौड़ा गौड़ी नहीं। तो समझो, एक्चुअल में पेंसिल अभी भी वही है। देखो हुआ क्या, कांच के बाहर एयर है, कांच के अंदर वाटर है। लाइट जब मीडियम, अब लाइट क्या हो रहा है, अंदर से बाहर आ रही है तो मीडियम हो रहा है चेंज, और जब लाइट का मीडियम होता है चेंज तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज। तो एक्चुअल में तो इस डायरेक्शन से लाइट को आपकी तरफ आना चाहिए था, पर ड्यू टू रिफ्लेक्शन डायरेक्शन हो गई चेंज, तो वो यहां से आपकी तरफ आने की बजाय वो लाइट यहां से आ रही है। अरे हाँ के ना, तो आपको पेंसिल यहाँ दिखाई दे रही है, और जहां पे है वहां पे आपको खाली खाली दिखाई दे रहा है, हवा। अरे हाँ के ना, अरे बोलो बोलो पक्का। अच्छा, ये आपने आपने आप लोगों ने बहुत देखा भरी हुई बाल्टी में अपन जब भी सिक्का फेंकते हैं वो ऊपर उठा दिखाई देता है, कभी देखा है? ये तो महसूस किया है कि नहीं किया है? इस बार घर पे जाना ट्राई करना, ठीक है, भरी हुई बाल्टी में सिक्का फेंकना, फिर ट्राई करना एक बार, फिर ट्राई करना एक बार, वो देखते क्या होता है। अब देखो, आप या फिर अगर आप कोई टैंक है पानी का, अगर टैंक खाली होगा ना तो आपको लगेगा ये बहुत गहरा है, पर अगर टैंक भरा होगा ना आपको लगेगा जैसे कि वो स्विमिंग पूल देखा होगा, पता है जो उसका नीचे वाला फ्लोर होता है वो ऐसे ऊपर ऊपर आ गया, कम उसकी ऊंचाई कम दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो मैं आपको इसका जो रे डायग्राम वो समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो अब बड़ा समझ ध्यान से, अपने सपोज करो कि ये बाल्टी है, क्या है ये? बकेट। डन। बकेट में यहां तक पानी भरा हुआ है, और सिक्का यहाँ पे, सिक्का कहाँ पे है बेटा? देखो बकेट है, मैं स्ट्रेट लाइन में बनाता हूँ ताकि समझने में आसान हो, ठीक है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, पूरा फुल एंड फुल पानी भरा हुआ बकेट में। यहाँ सिक्का है, क्या यहाँ पे है? सिक्का है। अब यहाँ के ना, ओके, अब देखो देखो बच्चे, अब सिक्के से निकलेगी लाइट। अरे बेटा इतना बार सन है, उसकी लाइट अंदर जा ही तो रही है, और अच्छा अंदर सन नहीं, मैं अंदर 2-3 लगा दूंगा एलईडी, मेरी मर्जी।
कैसे चोरी होता है, वो क्यों नहीं हो सकता है यार? मतलब पानी के अंदर लाइट क्यों नहीं हो सकती है, बता ना मुझे यार। अरे भाई आगे ना, मैं सिक्के के ऊपर लगा दूं एलईडी, मेरी मर्जी। चल यार, क्या क्या डाउट आते हैं। क्यों नहीं सकते? भाई एक सिक्का है, उसके ऊपर एलईडी चिपका दो आप फेविक्विक से। मेक इट अ वाटर प्रूफ एलईडी, क्यों नहीं हो सकता? सब पॉसिबल दुनिया में यार, मार्स पे गए तो ये पॉसिबल नहीं है क्या? इतना क्या रोते हो यार। अब यहाँ देखो बेटा, ओए अब देखो बेटा, ये लाइट गई, ये वाटर है, ये एयर है। वाटर इज अ डेंसर मीडियम, एयर इज अ रेयरर मीडियम। तो लाइट जा रही है डेंस से रेयर। तो जब लाइट जाती है डेंस से रेयर, नॉर्मल से दूर की नॉर्मल की तरफ। अच्छा, तो सर बनाओ नॉर्मल। सर इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे बनाएंगे। और यहाँ के ना, ये बना नॉर्मल। नॉर्मल से, नॉर्मल जो जाना चाहिए था ऐसे, जाएगी ऐसे। जाना चाहिए था ऐसे, जाएगी ऐसे, इस तरह। नॉर्मल जाना चाहिए ऐसे, नॉर्मल से दूर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो एक लाइट इधर लेके जाते हैं, राइट? या लेट अस ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर। ठीक है, जाना चाहिए था सीधा, पर भागेगी नॉर्मल से दूर, डेंस से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और हमको कहा दिखाई देगा? हमको लाइट को ट्रेस करना पड़ेगा। अब हमारी आंखों में लाइट कौन सी आ रही है? ये दोनों। चलो चलो पीछे ट्रेस करते हैं, इसको किया, इसको ट्रेस करते हैं। कहा मिला? हमको सिक्का ऑटोमेटिक ऊपर उठा हुआ दिखाई दे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, इट ऑल हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आंखों का भ्रम होता है हमारे से। जैसे इसको इल्यूजन है कि मैं ऊपर नहीं हूँ, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। क्या बोलिए? चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। अच्छा ऐसे मेरे चौंट जाओ। ओए, बात समझ में आ गई? देखो बच्चे, ऐसा है, सन की लाइट अंदर एंटर तो लेती है ना, जो लाइट अंदर अंदर जाएगी वो बाहर भी तो आ रही होगी। हाँ के ना, वो तो उससे दिखाई देगा ना हमको, समझी? जो सन की लाइट अंदर जा रही है पानी के, वो बाहर भी तो आएगी ना, सही है? तो इसलिए हमको वो दिखाई देनी चाहिए वाला पानी। अब जब वो अंदर जाता है, तो जब अंदर से वापस बाहर आता है, तब तो वो पानी से हवा में आ रहा है ना। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, क्लियर है? डन। तो ये ऐसा होता है। तो ये समझ में आ गया कि ये सब आपको, वाई द फ्लोर लिफ्ट अप, या फिर वाई द कॉइन इज सीन अपवर्ड, वाई रिफ्लेक्शन और लाइट, सिंपल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अरे बोलो। डन। ठीक। अब अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? समझ गई अपने विधि? फाइन। अब बेटा अब सुनो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा ध्यान भटकाना मत, वरना सब बाउंस 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 जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक, ठीक है? अब बेटा मुझे तो कंफ्यूजन होता नहीं है, क्यों? सिर्फ आप पीछे रोड नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जैसे कि मुझे मालूम है कि जब भी क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन रिलेशन का, मुझे मालूम है कैसे सोचना है। मैं अपने अंदर में बसर बसर करके सिर्फ मुझे मालूम है ऐसे सोचना है तो आंसर आ जाएगा। तो आपको भी वैसे ही सोचना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। और यहाँ के ना स्पेशली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वाले।
उस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि उस पे जितना चाहे आपको घुमा सकते हैं। टॉपिक बड़ा इजी है, मतलब जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सोचेगा तो उसका कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। तो होता क्या है कि फिर वो अब हम खुद ही गुचक 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 करने लग जाते हैं, हमारा दिमाग में बाहर चलता है, फिर यूं करके तो चलता है, दूध का दही बन जाता है। क्या बोल दिया इंग्लिश? अरे भाई आके ना, ओए वृंदा देवी समझ गई ना, अर्थ दिख रही है, अर्थ दिख रही यार हीरो है। और बॉक्स क्रिकेट कैसा है? सीधा बैठ, सो क्या रहा है? सीधा बैठ, नींद आ रही है इसको। अगली बार ना इतना लंबा इतना डंडा है, सो जो भी सोएगा ना ये खाती है ऐसे ऐसे घेरे ऐसे। अरे आपने वो लहरा लहरा के ऐसे, तो वृंदा भी कम नहीं है, बढ़िया सोती है। वृंदा को देखा साइंस पढ़ते समय 9 to 1 मुझे दे आ जाती कि मैं डांटूंगा तो बिल्कुल। फिर सौरभ भी अपना एंटी एकदम, सब सब सिर दुख रहा है सर। कोई नहीं भाई, अब तुम सोकर दिखाओ एसएस के लेक्चर में। हाँ तू इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तो कहीं भी सोया ना बेटा, तो तेरे चेहरे के मैं भूगोल बिगड़ दूंगा बेटा, मैं मार मार के बढ़ता बना दूंगा तुझे मैं। ओके अब सुनो बेटा, अब टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब टॉपिक जो है ये इसमें दो चीजें आएंगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों का क्या मीनिंग है, दोनों में कैसे आपको सोचना है, दोनों से क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है वो समझ। पहला वर्ड आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, ठीक है? अरे बोलो यार, तो मीडियम नंबर 1 में भी लाइट की स्पीड अलग होगी, मीडियम नंबर 2 में भी लाइट की स्पीड। तो मान लो कि v1 क्या है, लाइट की स्पीड मीडियम नंबर 1 में, v2 क्या है, लाइट की स्पीड मीडियम नंबर 2, ठीक है? अब देखो बेटा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं v1 को डिवाइड करूं v2 से, या फिर मैं v2 को डिवाइड करूं v1 से। ये दो पॉसिबिलिटी, और तो क्या हो सकता है? क्या लिख दिया सर ने, यहाँ तो मैं लिखूंगा 2/3, यहाँ 3/2, और तो क्या लिखूंगा अब यार, दो नंबर है तो। अरे सर क्या लिख दिया आपने, गहरी विचार नहीं है बात लिख दिया आपने। सर कुछ नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ दो नंबर होते हैं बस। अरे भाई आगे ना, ओ हीरो सही है, ध्यान ध्यान से देख। हाँ ओके ध्यान समझो बेटा, देख तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम v1 को डिवाइड करें v2 से, या हम v2 को डिवाइड करें v1 से। दोनों से क्या सीखने को मिलता है वो भी बताओ, ठीक है? अच्छा ओके, तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट किसकी, इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसमें, ठीक, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन मीडियम नंबर 2, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर, हाँ क्या ना, बोलो सही है। एक एग्जांपल, जैसे ये मान लो कि 10 है, ये मान लो कि 20 है, स्पीड बता कौन रेयर, कौन रेयर है, कौन आंसर, कोई नहीं बोलेगा, कौन रेयर है कौन आंसर, मीडियम 1 और रेयर मीडियम, क्यों, किसकी, 2 की, तो अगर लाइट की स्पीड ज्यादा मतलब रेयर होता है, बिल्कुल, क्यों, स्पीड ज्यादा कम बीट का,
स्पीड कम, ज्यादा बीट बढ़ा, ज्यादा बीट बढ़ा मतलब डेंस है, डेंस मतलब डेंस है। अरे हाँ क्या ना, सिंपल, बस ऐसे सोचना। और फिर खुद वो बुमरो बुमरो करोगे तो बुमरा तुम्हारा हो जाएगा, बुमरा आएगा स्कूटर लेके यूं यूं बॉलिंग फेंकता है ना, तो ऐसे है ना, घर के चालू किया स्कूटर देखा ना बुमरा को, मुंह मुंह मुंह, उसका बड़ा वो स्कूटर ही लेके आता नहीं ऐसे, ऐसे करता है बुमरा, क्या बॉल फेंकता है, रापचिक एकदम। वो इस बार ऑस्ट्रेलिया सीरीज में किसको बोल्ड किया था, वो नया आया था, यंगस्टर आया था, एक नया नया प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का, नया नया प्लेयर, नया एकदम, नो डाउट, कॉर्टियस कॉर्टियस कॉर्टियस। तो हुआ क्या कि कॉन्स्टेंस, तो वो ऑब्वियसली यंगस्टर है तो जोश होता है, तो बुमराह को यूं मतलब बुमराह ऐसा बुरा तो है ना स्टार्टिंग में, तो मतलब बुमराह फेंके योग ने वो यूं ऐसे प्रॉपर भी नहीं मार रहा है, ऐसे कि जैसे कि बुमराह नो बॉल ऐसे ऐसे ट्रीट कर रहा है, ऐसे यूं यूं घूम के मार रहा है ना, यूं घूम के मार रहा है ना, फिर अगली इनिंग है फिर बुमराह है, क्या बोल्ड मार रहे हैं यार, ऐसी इन स्विंग फेंकी ना, तो कॉर्टियस तो चारों खाने चित हो गए। पर नहीं, तो वो बंदा खूब रेस्पेक्ट भी करता है बुमराह की, पर अब देखिए फील्ड पे हो तो फिर आप प्रतिद्वंद थी, तो वहां पे रेस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। सो इधर यू ईट द बियर और बियर ईट्स यू, जंगल में यही नहीं है। अरे यहाँ के ना, या तो शेर आपको खाएगा या आप शेर को खाओगे, अरे हाँ के ना, ठीक है ऐसे। तो अब यहाँ चलता है, तो V1/V2, अब ये 10 है और ये 20 है, अब एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 20, कितना आंसर आया 1.2 मतलब 0.5। अरे हाँ के ना, बस इस ये एक नंबर आएगा इसका आंसर, बस इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। एम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कैसे पढ़ना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे पढ़ोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अरे हाँ के ना, और ये कैसे निकालते हैं, 1, ओके बाद में कौन सा लिखा है 1, उसको ऊपर लिखो, और जो पहले लिखा है उसको नीचे लिखो, उन दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा, इस बार क्या आंसर आया 0.5। तो ये क्या, व्हाट इज 0.5, 0.5 इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, एक नंबर। अरे हाँ के ना, पर सर अगर मैं V2 ऊपर रखूं और V1 नीचे रखूं तो अलग आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। V2 कितना है 20, V1 कितना है 10, तो कितना आंसर आएगा 2। तो फिर इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अरे हाँ क्या नाम, ये एक नंबर है, इसमें V1 ऊपर है V2 नीचे, इस नंबर को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये भी एक नंबर आएगा, इसमें V2 वाला ऊपर है, V1 नीचे है, यहां जो नंबर आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अरे हाँ के ना, तो अगर यहाँ पे देखो ऐसे लिखा समझो, HAB, तो बताओ क्या आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू मीडियम B। तो ऊपर कौन आएगा बताओ, ऊपर B के A आएगा, B है, बस मैं वो समझा रहा हूँ। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे हाँ क्या ना, बस नहीं, बस यही बच्चे खुद को कंफ्यूज करते हैं, ऊपर नीचे क्या लिख रहा था, सिंपल सिंपल। अरे हाँ क्या ना, बस उल्टा हो गया, क्या होता है उल्टा, अगर वहां पे 1 ऊपर है 2 नीचे है तो यहाँ पे 2 पहले आएगा, यहाँ पे 1 पहले और 2 बाद में है, तो यहाँ पे 2 पहले आएगा 1 बाद में आएगा, ऐसे याद कर लो, जैसे भी आप याद करना, ये कोई नहीं याद, सबका अपना अपना होता है, ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चे। अरे हाँ के ना, चलो नाउ लेट अस फॉर्म अ डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो, डिवाइड करना है, ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। अरे हाँ के ना, मन से बनाओ, डिवाइड मतलब रेशियो, अरे हाँ के ना,
अरे वो क्यों रहे हो? ध्यान तो रो रहा है। नहीं रो रहा ना? अच्छा ठीक है। वृंदा, रोना तो नहीं आ रहा है बेटा? विदु, रोना तो नहीं आ रहा है? ओए विदु, ठीक है चलो। ओए सौर्या देवी, यहाँ जो, ओए यहाँ देखो बेटा। अब now form the definition of relative refractive index of medium 1 with respect to medium 2. It is the ratio of the speed of light in medium 2 with respect to medium 1. डिवाइड करना है बस, बताना इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। अरे हाँ के ना, नहीं आया? क्या दिक्कत है? एक बार बोल क्या दिक्कत है? क्या बेटा? 1 2? हाँ तो अच्छा, वो तो मन से बनाना भाई डेफिनेशन। पहले समझो, पहली बात तो ये फॉर्मूला समझ लो। और यहाँ के ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैथ्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? रेशियो। तो बनाओ ना, इट इज द रेशियो किसका? मीडियम 1 वाली स्पीड और मीडियम 2 वाली स्पीड का। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, यहाँ आ जाओ। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसमें कौन ऊपर आता है? 2 वाला ऊपर आता है, 1 नीचे आता है। तो ये क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड मीडियम 1। यहाँ पहले 2 आएगा, बाद में 1 आएगा डिवाइड करते वक्त। बस इसका उल्टा करना है। अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना यार, नहीं समझे? उल्टा, जैसे कि देखो, मैं लिखू सी और डी, तो यहाँ क्या आएगा? ऊपर डी आएगा, समझे? ऊपर डी वाले की स्पीड आएगी और नीचे सी, बस उल्टा करना है। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आ गई? क्लियर है? जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है। अब अपने तरीके से अपने माइंड में इसको बिठा दो कि भाई मैं ऐसे याद रखूंगा, मैं ऐसे याद रखूंगी इसको। क्लियर है? डन। अब आता है, अच्छा इससे फायदा क्या, ये क्यों निकालते हैं? तो फायदा देखो, मैथमेटिक्स में अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो आंसर कैसा आता है? 1 से बड़ा। पर अगर ऊपर का नंबर 1 से छोटा है, नीचे का 1 से बड़ा है, तो जो आंसर कैसा आएगा? 1 से छोटा। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। अब देखो, इस वाले में कौन रेयर था? ये रेयर था, ये डेंसर था। यही चीज हमको इनकी एन की वैल्यू को देख के मालूम पड़ सकती है। अब समझ, सपोज करते हैं कि आपको मैंने ये V1 V2 दिए ही नहीं, ये दो रैंडम मीडियम है। दो कैसे हैं? रैंडम मीडियम। इसके अंदर वेलोसिटी V1, इसके अंदर वेलोसिटी V2, और मैंने आपको इसके N21 की वैल्यू दे दी। नाउ व्हाट इज N21? मान लो कि वो 3 है। कितना है? 3 है, मान लो, मैंने पहले से दे दिया। अब पूछो, बताओ 2 और 1 में से कौन रेयर कौन डेंसर? तो आपको मालूम है कि N21 का मतलब है ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा। अरे हाँ के ना, मतलब बेसिकली दोनों को डिवाइड करना है। और अगर आपको ये मालूम करना है कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है, तो आपको फिर ये मालूम होना चाहिए कि V1 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू क्या है। अरे हाँ के ना, तो अरे बोलो यार। ठीक है, अब देखो बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये 3। अब ये 3 का हो सकता है जो ऊपर वाला बड़ा हो, मतलब V1 बड़ा नंबर है और V2 अरे कैसा है? छोटा बाबू है। अरे हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। राइट। अब V1 बड़ा है, मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, छोटा है, कम है, कम मतलब बीट गार्ड है, बीट का मतलब डेंसर है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अरे हाँ के ना, आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देख के ये मालूम कर सकते हो कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो। तुम सब रोक ले रहे हो, सब रोक ले एकदम। ये देखो रो रही है। क्या रोता है रे रजनीश भैया? उस दिन क्या सीरीज हार गया यार, बॉक्सिंग में रो रहा है अब से। मेरे ओपोनेंट टीम में रहेंगे 5, वो तो वाइट वॉश करते, एक मैच जीतने दिया 3 रन से, वरना वाइट वॉश करते थे, वाइट वॉश एकदम नीपा पोती।
है कि नहीं सौरभ? मैं और सौरभ एक टीम में थे। किसने खेलने के लिए? तो तुम कभी आ जाओ, किसने रोका है भाई? है कि नहीं भाई? मुझे तो भाई सामने से बुलाया गया, तो हम गए थे खेलने के लिए यार। तुम भी कभी ऐसे गोठवो, हम भी खेलने आ जाएंगे, इसमें बोल रहा हूँ। गोठवना पड़ता है बॉक्स क्रिकेट, समझी गौड़ी की बुआ? चलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? क्लियर है एकदम? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? पक्का समझ गए? ओए विदु, समझ गई? ठीक है। ओए 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 ओए, अब समझ गए हो तो चलो फिर, अभी तुम्हारी परीक्षा ली जाती है। और बेटा, जिसने आंसर नहीं दिया उसकी हाथों हाथ धुलाई, हाथों हाथ धुलाई बुमराह की एक्शन में, ठीक है? चल बोल, सल्फेट। माइनस, अमोनियम। विदु, हाइड्रो फॉस्फेट। -3। बार बार भूल जाता है। हाइड्रोक्साइड बोल, ध्यान। OH3, OH3। एक्स कहाँ से आया? अरे माइनस OH। अच्छा, मेरा एक्स बोल रहे, OX3। OH3 नहीं होता है, OH-1। 3 भी कुछ नहीं आता, ठीक है? अरे हाँ के ना? ठीक है जनु। सिद्धिका। बेरियम, बेरियम। कल, बेटा ये कल आज की बात नहीं है, ये आपको डेली याद ये कोई टेस्ट की बात नहीं है। 4 चैप्टर केमिस्ट्री के यार, तुम्हारे पसीने आ जाएंगे याद रिएक्शन रटने में। तुम, ओए, जब तुमको रास्ता बता दिया गया है तो फॉलो क्यों नहीं करने का? जाने नहीं, क्या होता? हर दिन उस वर्ड को देखो, देखना पड़ेगा यार, वरना यार रैनिस देख, तो अपने जैनिस पे मेरी बात, तू अगर कोशिश नहीं करेगा अपने तरीके से, फिर चीजें सही नहीं चलेगी। आपका देखो यार, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं कि आपको आंसर नहीं आता, मुझे तकलीफ इससे है कि आपको रास्ता बता दिया गया फिर भी आपको फॉलो नहीं कर रहे। आप तो वेट करते कि सर के पूछेंगे, देख लेंगे, बात देखने की नहीं है। आने वाला 10 दिन में रिजल्ट, ऐसा तुम्हारा भी आएगा, और उस दिन की तैयारी होती है। आपको तो मालूम है कि आपकी कमी कहाँ पे है, कि वही मुझे बतानी पड़ेगी। आपको तो मालूम ही है ना कि आप कितना, कौन सा पार्ट कमजोर है, कौन सा पार्ट वीक है, तो लगाओ ना उस पर एफर्ट। कोई बोलना थोड़ी पड़ता है, श्वास लेना बोलना पड़ता है क्या? तो ये भी 1 साल के लिए ये टारगेट आपका श्वास बन जानी चाहिए। मैं किसी को डांट वाट की बात नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा, बिना एफर्ट के काम नहीं चले। रास्ता बना हुआ है, उसके लिए आपके कर्म करने बहुत जरूरी है, ठीक है? इसलिए हर दिन वो टेबल देखनी है। नहीं आ जाए तो देखो, बार बार देखो, मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको, 10वें दिन अगर तुमको वो याद ना हो जाए, मुझे बताना फिर होगी। पर तुम अगर नहीं देखोगे तो कभी नहीं होगी। तकलीफ ये होती है। चल बोल, सल्फाइड। S-2। S-2। चलो, अब यहाँ जाओ बस। अब बेटा सबकी बारी आ रही है। 2 मीडियम है, एक मीडियम T और एक मीडियम Q। उसकी, इसकी वैल्यू जो है, अब बताओ कौन रेयरर कौन डेंसर? आंसर बताओ। 1 मिनट रुको, अब पूछ सकते 1 मिनट रुको तो भाई, बताओ बाबा। नहीं बताना, आंसर बता।
बोल अंशी। अंशु दिखा दिकरी डिंगली पोपट चिबुआ टी वाला डांस है। ठीक है। वृंदा क्या लगता है? डेनिस कौन है? टी रेयर है क्या? टी रेयर है। टी डांसर है। चल रही है ना? देखो, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या, दो को डिवाइड करना, तो ऊपर कौन सा आएगा इस बार? टी, नीचे क्या आएगा? क्यू। सर, दो लोगों को डिवाइड करने पे अगर आंसर वन से छोटा है तो नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला, अरे बोलो ना यार, तो बीटी छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। वेलोसिटी ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा मतलब कम भीड़ भाड़, यहाँ वेलोसिटी कम है। कम मतलब ज्यादा भीड़ भाड़। अरे डेंसर, अरे हाँ के ना, और ये रहे, सो डेंसर को पकड़ लो, बचा हुआ रेयर है। अरे भाई हाँ के ना, ऐसे आप ऐसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देख के आप रेयर और डेंस मान लो। ठीक है। अब जाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इसी से बना। अभी तो एक काम करना सिंपल सा, अगर अपन, बच्चे मुझे बात बताओ, जो दो मीडियम है, अगर मैं उसमें से फर्जिया मीडियम वन को वैक्यूम कर, क्या कर देता हूं? क्या कर देता हूं? वैक्यूम। मीडियम तो कुछ भी हो चलेगा, वैक्यूम से हवा में मलाई डाली है, वैक्यूम से पानी में जा रही है, कुछ मीडियम वन फिक्स करो, ठोस। ठोस। ठीक है। मीडियम टू कैन बी एनी मीडियम, ये फिक्स कर दो। अब अगर मैं ये निकालूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो क्या आएगा? वेलोसिटी इन वन, वेलोसिटी इन टू। पर जो मीडियम वन है वो तो वैक्यूम है, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड के लिए स्पेशल सिंबल है सी, तो वी वन को हम सी लिख देंगे फिर। अरे बोलो, बोलो, पक्का? टू पर आ जाएगा सी, नीचे आ जाएगा वी टू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। ओके। अब ये जो मीडियम वन है ये क्या है? ये वैक्यूम है। अरे है क्या नहीं है? अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ही कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? मतलब आपने वन वाले को फिक्स कर दिया, समझ गए? अरे बोलो, अरे बोलो यार, बोलो। So, relative refractive index of any medium with respect to vacuum is known as absolute refractive index. अरे हाँ के ना, अरे बोलो। अब बार बार ये कौन दिखेगी? टू डैश बैक, टू डैश बैक, शॉर्ट में लिखा था एन टू, समझ जाएंगे दूसरा वाला वैक्यूम है। अरे भाई हाँ के ना, अरे बोलो यार, बार बार कौन लिखे ये वैक्यूम वैक्यूम, आलस आता है, कंटाला आता है ना। मैं तुमको बुक पर लिखा, तुम क्या लिखोगे? तो ऐसा है कि सुनो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता है, ये जो दूसरा वाला ये क्या था पीछे लिखा होता है वैक्यूम होता है, तो अपन बार बार वो वैक्यूम लिखते नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं उसको ड्रॉप कर देते, तो एन टू ही लिखते हैं। अरे हाँ के ना, शॉर्ट फॉर्म में। और उसका फॉर्मूला क्या हो गया? वैक्यूम डिवाइड बाय उसके अंदर खुद की स्पीड। और कभी कभी तो ये टू भी लिखते नहीं है, सिर्फ एन लिख के छोड़ देते। अब सब, अरे बात समझ में आई? सिंबल, सिंबल, सिंबल। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Absolute refractive index of a medium is the ratio of the speed of light in vacuum
to the speed of light in medium itself. अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं आ गया, रेशियो ये किसका, लाइट की स्पीड का। अरे भाई हाँ के ना, यहाँ तो कोई डाउट है। अब ये फायदेमंद क्यों है, देखो समझो, हम जब इसकी बात करते हैं N21, अरे हाँ के ना, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था। इस मान लो कि मीडियम 1 आपका वाटर है, ये मीडियम 2 आपका केरोसिन है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये डेंसर, ये रेयर है। N21 से केवल यही मालूम पड़ेगा कि वाटर और केरोसिन में से कौन डेंसर कौन रेयर है। पर अगर मैं ऐसा पूछ लूं कि मेरे पास में डायमंड है, क्या है, डायमंड, अब बताओ वाटर डायमंड के मुकाबले रेयर का आंसर, वो इससे मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये N21 ये केवल इन दोनों के लिए काम करता है। अरे हाँ के ना, अरे समझो, अरे हाँ के ना, अगर मैं कोई तीसरा मीडियम लेके आ जाऊं तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये जो फलाना चीज है वो इसके मुकाबले रेयर का आंसर। अरे बोलो यार, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2 वाला केरोसिन है, 1 वाला वाटर, ठीक है। अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि केरोसिन और डायमंड में से कौन रेयर आंसर है, तो मुझे अलग से केरोसिन और डायमंड का निकालना पड़ेगा ये आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई हाँ के ना, मुझे अलग से केरोसिन और डायमंड का ही निकालना पड़ेगा रेशियो। अरे भाई हाँ के ना, अगर मुझे डायमंड और वाटर का मालूम करना है कि कौन रेयर कौन आंसर, तो मुझे अलग से वाटर और डायमंड का निकालना पड़ेगा ये नंबर, फिर मुझे आइडिया आएगा कौन रेयर कौन आंसर। पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। अरे हाँ के ना, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी बड़ा होगा वो डेंसर होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी छोटा होगा वो रेयर होगा, फिक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी बड़ा आएगा, क्योंकि देखो इन एब्सोल्यूट आपने एक को कर दिया फिक्स, वैक्यूम। अरे हाँ के ना, अब ये मीडियम 2 है, ये आप चेंज करते रहो। पानी लोगे तो पानी वाली स्पीड, डायमंड लोगे तो डायमंड वाली स्पीड, तो पानी वाली स्पीड के लिए आएगा पानी वाला एब्सोल्यूट वाला। डायमंड लोगे तो किसका वैल्यू आएगा, डायमंड का आएगा इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, एब्सोल्यूट वाला। अगर आप केरोसिन लोगे तो कौन सी स्पीड आएगी, केरोसिन, तो कौन सा इंडेक्स आएगा, एब्सोल्यूट, केरोसिन के लिए आएगा। अरे हाँ के ना, अब हमको केरोसिन का, डायमंड का, वाटर का हमको मालूम है एन की वैल्यू, बस उस एन की वैल्यू को देख देखो समझो। अब मान लो कि इसकी एन की वैल्यू जो होती है, सपोज जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो 0.3 है और यहाँ पे 7 है। नो हियर यू कैन नॉट टेल हु इज रियल हु इज डेंसर। इन दोनों बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँ केरोसिन और बताओ डायमंड में कौन रेयर डेंसर है, ये देख के बताओ। कि यहाँ पे वाटर है, दिक्कत हो जाती है, इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, सिंपल सी मैथ यूज करनी है। देखो मैं दिखाता हूँ। अब आप एक बात समझ जाओ आपसे, जिसका एफ से देखो बेटा, तो वाटर, अब सुनो एक काम करता हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक लो। आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। अब से मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को केवल बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई, क्या बोलेंगे उसे, रिफ्रैक्टिव। तो आपको बुक नहीं निकालनी है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है बस। मुझे तो सिर्फ चाहिए थी, टेबल ली है, एक टेबल दी हुई, आपको पूरी याद नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी। अरे वो एग्जाम के लिए काम की नहीं है टेबल भाई, ये तुम्हारी ये बीमारी, सब खोल के देखेंगे क्या, और ये क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, यहाँ देखो भी, ओए यहाँ देखो, सुनो बेटा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, बर्फ का कितना होता है, 1। ऑलरेडी साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी कैलकुलेट, सब कुछ उन्होंने फाइंड किया हुआ है। एब्सोल्यूट ऑफ वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर 1.33। बेटा एब्सोल्यूट ऑफ अल्कोहल, पीते हो ना अल्कोहल, वो तो आंटी का फेवरेट है बेटा, मैं कल भी बेटा वहां लटकी हुई थी चमगादड़ की तरह से। ओके बेटा, ऑफ डायमंड, डी फॉर डायमंड, उसका आता है 2.42। अलग अलग मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो की वैल्यू दी हुई। अब जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा वो रेयर, वो डेंसर,
और जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा वो रेयर। अब मैं बोलूं आइस और वाटर में कौन रेयर कौन डेंसर, इसका इंडेक्स बड़ा तो ये डेंसर, इसका इंडेक्स छोटा तो ये रेयर। अच्छा वाटर और अल्कोहल में, तो वाटर अल्कोहल में अल्कोहल का बड़ा आ रहा है, तो वाटर के मुकाबले अल्कोहल डेंसर और वाटर रेयर। अरे हाँ क्या नाम, तो ऐसा क्यों होता है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल क्यों पाते हैं? सिंपल सी बात, सीधी सी बात देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका बड़ा होगा डेंसर, जिसका छोटा होगा वो, तो ऐसा क्यों होता है तो ये समझा। सर मीटिंग है। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, देखो मैथ्स के अंदर एक काम करो, देखो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला फिक्स है, वैक्यूम वाली स्पीड वो तो फिक्स होता है। दुनिया के जितने भी मटेरियल है सबके अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम में कम ही होती है, वैक्यूम में फास्टेस्ट है। अरे हाँ के ना। अब यहाँ पे हम जो जो डिवाइड कर रहे हैं हम देखो, दूसरा एम की वैल्यू कभी भी ना तो 1 आती है ना 1 से छोटी आती है, हमेशा 1 से बड़ी ही जाती है। ऐसा क्यों समझो, एम निकालने के लिए हमें एक तो वैक्यूम वाली स्पीड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड। और वैक्यूम के अलावा देखो बेटा, दो लोगों को डिवाइड करने पे 1 कब आता है, तो दोनों इक्वल हो, या दो लोगों को डिवाइड करने पे आंसर 1 से छोटा कब आता है, जब नीचे वाला बड़ा हो। ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम है, इससे बड़ा नीचे वाला हो नहीं सकता। अरे हाँ के ना, और ना बराबर हो सकता है। अरे बोलो, हर मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम से कम ही होती है, तो ये नीचे वाला नंबर है ये हमेशा सी से छोटा होगा। मतलब कभी भी फ्रैक्शन में अगर नंबर ऊपर वाला बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। हर एक मीडियम के एन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वैक्यूम वाला नंबर है और वो सबसे बड़ा नंबर है, तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा नंबर होगा, नीचे वाला छोटा, तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। पहली बात तो ये, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हाँ क्या ना, इतना क्लियर है? अरे हाँ क्या ना। ओके, अब मैं अपनी बात बताऊं, 8/2 8/4, इसका आंसर 4 आया, इसका आंसर 2 आया। अगर मैं ऊपर वाला नंबर सेम रखूं तो नीचे वाला नंबर डिसाइड करेगा कि किसका आंसर बड़ा किसका आंसर छोटा। अगर नीचे वाला नंबर छोटा कम तो आंसर बड़ा आएगा, और नीचे वाला नंबर बड़ा तो आंसर छोटा आएगा। राइट और रॉन्ग? अरे हाँ के ना, राइट और रॉन्ग? ठीक। हम सब जानते हैं वाटर और डायमंड, तो डायमंड इज डेंसर। क्यों? क्योंकि डायमंड के अंदर में लाइट की स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो लाइट की स्पीड है डायमंड के अंदर वो ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। और वाटर के अंदर लाइट की स्पीड डायमंड से थोड़ी ज्यादा होती है। वाटर क्या होता है उसके मुकाबले रेयर मीडियम होता है। अरे भाई हाँ के ना। अब सुनो, डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड कम, और जब नीचे वाला कम तो आंसर बड़ा है। इसलिए डायमंड का जो आपने निकाला इंडेक्स वो 2.42 था, और बेटा कितना था वाटर का, 1.32 या समथिंग था, 1 था जो भी था। अरे यस और नो? क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है डायमंड के मुकाबले, तो नीचे वाला ज्यादा तो आंसर छोटा आएगा, और नीचे वाला छोटा तो आंसर बड़ा आएगा। अब समझे कि क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होने पे वो डेंसर कहलाता है? क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आया मतलब नीचे वाला नंबर छोटा, छोटा मतलब स्पीड कम मतलब डेंसर। अरे हाँ के ना। तो अब आपसे ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। दूसरा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा, सॉरी जिसका ये इंडेक्स बड़ा वो डेंसर, और जिसका भी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा आया वो रेयर। अरे हाँ के ना, ये दो जाने ये टॉपिक यहीं खत्म। और इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे लेंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, लेंस उसका इमेज डायग्राम, ठीक है बेटा? विधि समझ गई? सेव कर लो, विधि समझ गई?